हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है और सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, कल हमने रीतिकाल का सेकंड प्रकरण स्टार्ट किया था और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले हम शुरू करें फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भक्ति काल पूरा कंप्लीट हो चुका है और आदि काल भी कंप्लीट हो चुका है। अब रीति काल की 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं और ये तीसरी है फ्रेंड। और भक्ति काल की 23 हो चुकी है और 9 वीडियो आदि काल की। ओके फ्रेंड्स, वे जाके जरूर देखिए, आपकी बहुत काम आएगी। और अभी तक उम्मीद है आपने फॉर्म फिल कर ही दिए होंगे। जहाँ तक हो सके फ्रेंड, मेरा मानना है कि फॉर्म को पहले ही फिल कर देना चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और 2 मई से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा हिंदी का पेपर कब है। मैं भी वैसे आपको कल बता दूंगी, देख के, अभी मुझे समय नहीं मिला था नेट पे देखने का। अब मैं आपको देख के खुद बता दूंगी या आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। ओके फ्रेंड्स, जो हमने उदाहरण दोहे पढ़े थे इसकी बिहारी की कल, आज उस बिहारी को ही पढ़ेंगे हम फ्रेंड। और बिहारी को इन्हीं की वजह से कहा गया है कि गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है इनका, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से भी संभव हुआ। यदि नायिका भेद की प्रथा इतने जोर शोर से ना चल गई होती तो बिहारी का इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस न होता। अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं, पर उनके कारण कई बद्धा बन नहीं आया है। असंगति और विरोधाभास की ये मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियां कितनी अनूठी है। ये देखिए, दीर्घ अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये दई नहीं है रीति, तंत्री नाद कबित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। एक जगह व्यंग अलंकार भी अच्छे ढंग से आए हैं। इस दोहे में रूपक व्यंग है। फ्रेंड्स, ये भी आपसे पूछा जाता है कि इस दोहे में कौन सा व्यंग किया गया है, रूपक है। अलंकारों का भी पूछा जाता है कौन सा अलंकार है, और व्यंग भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके, रूपक का तो आप जानते ही होंगे, जिसको किसी के रूप में बताया जाता है कि इस तरह का है। तो जैसे अनबूढ़े पूछे, ये कोई भी पंक्ति आपसे पूछ लेंगे कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। करे चासो चुटकी कै खरे उड़ोरे मैन, लाज नवाए तरफ फरत करत खुद सी नैन। श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्म स्पर्शनी है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में कैसी गंभीर तन्मयता है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन है जात अर्जो वहे वा जमुना के तीर। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियां भी बहुत सी कही है, जिनमें बहुत सी नीति संबंधी है। सूक्तियों में वर्णन वैचित्र या शब्द वैचित्र भी प्रधान रहता है, अतः उनमें से कुछ एक को ही गणना असल काव्य में हो सकती है। केवल शब्द वैचित्र के लिए बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। कुछ दोहे यही दिए जाते हैं। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनी दीपक दे, तऊ प्रकाश करे तीतो भरिये जितो स्नेहे, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय। ये फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट है बिहारी का। वह खाए बोराय नर, यह खाए पाए बोराय, तौ पर वारी उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। बिहारी के बहुत से दोहे अपर्याप्त सप्तती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर ही बने हैं। इस बात को पंडित पदम सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है, पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने ग्रहित भावों को अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दे दिया है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। फ्रेंड्स, ये लाइन नोट कर लीजिए, ये रामचंद्र शुक्ल के कथन में पूछी जा चुकी है। ओके फ्रेंड्स, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रज भाषा की कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं गढ़त शब्दों का व्यवहार किया है।
बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्थल पर ही स्मर के लिए समर कके ऐसे कुछ विकृत है। अच्छे साफ के अर्थ में संस्कृत शब्द है। रोज रुलाई के अर्थ में आगरे के आसपास बोला जाता है और कबीर जायसी आदि द्वारा बराबर व्यवहृत होना हुआ है। सोन जाई शब्द स्वर्ण जाति से निकला है। जुड़ी से कोई मतलब नहीं। संस्कृत में वारी और वार दोनों शब्द है और वार्ध का अर्थ भी बादल है। मिलान पड़ाव या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है। चलती ब्रजभाषा में पिछाना रूप ही आता है। खटकती का रूप बहुवचन में भी यही रहेगा। यदि पचासों शब्द उनकी समझ में ना आए तो बेचारे बिहारी का क्या दोष। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सत्सई नहीं लिखी, पर नक्सिक नायिका भेद छठ ऋतु के अंतर्गत उनके अब सब सिंगारी दोहे आ जाते हैं और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है। दोहों के बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। इसीलिए हमने बिहारी की रीतिकाल के फुटकर कवियों में ना रखकर उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। फ्रेंड्स, ये भी नोट कर लीजिए कि रीतिकाल के फुटकर कवियों में नहीं रखा है रामचंद्र शुक्ल ने, उनको प्रतिनिधि कवियों में रखा है बिहारी को। बिहारी जो है वो एक ही उनकी कीर्ति है, जो बिहारी सत्तई है, और उसी को वो कहकर उसमें दोहे भी आपको बताए थे मैंने, वो नोट कर लीजिए। वो पूछा जा चुका है कई बार कि इसमें बिहारी सत्तई में कितने दोहे हैं। बिहारी की कीर्ति का मूल्य जो बहुत अधिक आका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंत स्थल पर मानविक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष ब्याह से नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये लाइन में अंडरलाइन कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछी जा चुकी है। फ्रेंड देख लीजिए, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। यहाँ से है ये, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके फ्रेंड्स, उनका संतोष बिहारी से नहीं होगा, ये पूछी जा चुकी फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वधारी कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि घुले हुए भावों का आभ्यंतर प्रभाव बिहारी में होता तो वो एक दोहे पर ही संतोष न करते। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवि सवियों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी की दोहों का नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी सिंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। अब पांचवें कवि है फ्रेंड्स रीतिकाल के मंडन कवि। ये जैतपुर के रहने वाले थे। जैतपुर जो है बुंदेलखंड में है और संवत 1716 में राजा मंगल सिंह के दरबार में वर्तमान थे। इनके फुटकल कवित सवैये बहुत सुने जाते हैं, पर कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। पुस्तकों की खोज में इनके पांचों ग्रंथों का पता लगा है। अब इनके ग्रंथ जो है आप नोट कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि आपको ये आसानी रहेगी, फिर बाद में जब इनके बारे में बताया जाएगा तो आपको इनके नोट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड। रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह, नैन पचासा। ओके फ्रेंड, ये सारे पांचों ग्रंथ आप नोट कर लीजिए। प्रथम दो ग्रंथ रस निरूपण पर है। यह उनके नामों से ही प्रकट होता है। संग्रह ग्रंथों में इनके कवित सवैये बराबर मिलते हैं। जय जय सुखद दुखद अब तेई तेई कवि मंडन बिछुरत जादुपति, यह पद भी इसका मिलता है। इससे जान पड़ता है कि कुछ पद भी इन्होंने रचे थे। जो पद इनके मिलते हैं उनमें ये बड़ी सरस कल्पना के भावुक कवि जान पड़ते हैं। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। उसमें और कवियों का शब्द आडंबर नहीं दिखाई पड़ता। अभी इसमें ये देख लीजिए फ्रेंड्स। अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहा कहो वीर विपति परी, गहराए के कारी घटा उनई, इतनेई में गागरी शीस धरी, रपटयो पग घाट चढ़यो न गयो, कवि मंडन है के बिहाल गिरी, चिर जीवहु नंद के बारो, अरी गही बहा गरीब के थाड़ी करी। और छठे कवि फ्रेंड्स हैं मतीराम। ये रीति काल के मुख्य कवियों में है।
और चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध है। ये तिकवापुर जिला कानपुर में संवत 1674 के लगभग उत्पन्न हुए थे और बहुत दिनों तक जीवित रहे। ये बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रय में अपना ललित ललाम नामक अलंकार का ग्रंथ संवत 1716 और 1745 के बीच किसी समय बनाया। फ्रेंड्स, ये नोट कर लो, इनका ललित ललाम है मतीराम का। कई बार सेनापति और मतीराम में जो है कंफ्यूजन हो जाती है और बच्चे बताने लगा पाते कि किसका ग्रंथ है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ नोट कर लीजिए। और जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड ये किसका है, तो ऐसे आपको याद भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ, अब ये देख लीजिए, छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ है इनका, जो ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी के समर्पित है। मतलब इन्होंने शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित किया था, उन्हीं को उस पे लिखा था ये। इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है, ये भी नोट कर लेना फ्रेंड। इनके अतिरिक्त इनके दो ग्रंथ हैं, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार। ये सारे इनके ग्रंथ नोट करते जाओ फ्रेंड। बिहारी सस्से के ढंग पर इन्होंने एक मतीराम सस्से भी बनाई जो हिंदी पुस्तकों की खोज में मिली है। इसकी दोहे सरसता में बिहारी के दोहों के समान ही है। मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है। ना तो उसमें भावों की कृत्रिमता है, ना भाषा शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है। केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए असक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव वेदना से ही प्रयुक्त है। रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है, पर कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती है। अब मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। भाषा के ही समान मतीराम के ना तो भाव कृत्रिम है और ना उनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कोड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। नायिका की विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। इनके भाव व्यंजक व्यापारों का श्रृंखला सीधी और सरल है। बिहारी के समान चक्करदार नहीं, वचनकर्ता भी इन्हें बहुत पसंद आती। जिस प्रकार शब्द वैचित्र्य को ये वास्तविक काव्य से पृथक वस्तु मानते थे, उसी प्रकार ख्याल की झूठी बारीकी को भी इनका सच्चा कवि हृदय था। ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बंधी लीकों पर चलने के लिए विवश न होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चलने पाते, तो और भी स्वाभाविक और सच्ची भाव विभूति दिखाते। इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जीवन से छट कर लिए हुए इनके मर्मस्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं वे समान रूप से सबकी अनुभूति के अंग है। रसराज और ललित ललाम मतीराम के दो ग्रंथ प्रसिद्ध है। फ्रेंड नोट कर लो, ये पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो है नोट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, आ सकता है फ्रेंड। रसराज और ललित ललाम, वहाँ मैंने अंडरलाइन किया था, नहीं किया था फ्रेंड, इसलिए मैं यहाँ अंडरलाइन करके बता रही हूँ। मतीराम के ये दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला आया है। वास्तव में अपने विषय के ये अनुपम ग्रंथ है। उदाहरणों की रमणीयता से अनायास रसों और अलंकारों का अभ्यास होता चलता है। रसराज का तो कहना ही क्या है। ललित ललाम में भी अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस और स्पष्ट है। इसी सरसता और स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाग वैदज्ञ है और दूसरी बात यह है कि उन्होंने दोहे कहे हैं। इसमें उनमें वह नाद सौंदर्य नहीं आ सका है जो कवि सवेय की लय के द्वारा संगठित होता है। मतीराम की कविता के कुछ उदाहरण देख लीजिए। कुंदन को रंग फीको लगे, फ्रेंड ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। झलके अति अंगनी चारू गोराई, आखिन में अलसानी, चितौन में मंजू विलासन की सरसाई, को बिनु मोल बिकात नहीं, मतीराम लहे मुस्कानी मिठाई, जो निहारिये तेरे है नैवननी, त्यों खरी निकरेसी निकाई। क्यों इन आखिन सो निहसंक है, मोहन कोतन पानी पीजे, नेको निहारे कलंक लगे यही,
गांव बसे कहू कैसे के जीजे, होत रहे मन जो मति राम, कहू बन जाए बड़ो तप कीजे। है वन माल हिये लगी अरु है, मुरली अंधगर रारस पीछे। केली के राती अगाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई। प्यास लगी को पानी दजाइयो, भीतर बैठी के बात सुनाई। जेठी पठाई गई दुल्हई, हैसी हेरी हरे मती राम बुलाई। कान्हा के बोल पे कान न दिन्हो, सुघे की देहरी पे धरी आई। दो आनंद सो आंगन माज बिराजे, अषाढ़ की सांझ सुहाई। प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई। आई उन्हें मुंह में हंसी कोई, तिया पुनी चाय सी भो चढ़ाई। आखिन ते गिरी आंसुन के बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। सुबन को मेटी दिल्ली देश, दैलीबे को चूम। सुभट समूह निसी बाको उमहती है। कहे मती राम ताही रोकी बे को संगर में, काहू के हिम्मत हिये में उलहती है। 17 साल नंद के प्रताप की लपट सब, जरब गनीम वर्गीन को दहती है। पति पातशाह की इज्जती उमरावन की, राखी रैया राय भाव सिंह की रहती है। अब सातवें कवि फ्रेंड है भूषण। वीर रस के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि के मतीराम के भाई थे। नोट करते जाओ फ्रेंड्स कौन क्या थे, ये पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रेंड। इनका जन्म काल संवत 1670 है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। किसने दी थी फ्रेंड? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। ये नोट कर लेना फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। तभी से ये भूषण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इनका असली नाम क्या था इसका पता नहीं। ये कई राजाओं के यहाँ रहे। अंत में इनके मन के अनुकूल आश्रयदाता जो इनके वीर काव्य के नायक हुए, छत्रपति महाराज शिवाजी मिले। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी इनका बड़ा मान हुआ। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक एक छंद पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले। इनका परलोकवास संवत 1772 में माना जाता है। रीतिकाल के भीतर श्रृंगार रस की प्रधानता रही। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को स्तुति में उनके प्रताप आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी थोड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया है, पर वे शुष्क प्रथा पालन के रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है। ऐसे वर्णनों के साथ जनता की अपने वीर काव्य का विषय बनाया है। वे अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म में के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय को संपत्ति हुए। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक की स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे, जिनका आज पता तक नहीं है। पुरानी वस्तु खोजने वालों को भी कभी कभी किसी राजा की पुस्तकालय में कहीं किसी घर के कोने में उनमें से 2 बार इधर उधर मिल जाते हैं। जिस भोज ने दान दे देकर इतनी असरफिया कराई, उसके चरित्र काव्य में कवियों ने लिखे होंगे, पर उन्हें आज कौन जानता है। फ्रेंड, ये लाइन भी पूछी जा चुकी है, ये भी नोट कर लेना। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों का कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसार मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवाजी के दरबार में पहुंचने के पहले वे और राजाओं के पास भी रहे। उनकी प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हें अवश्य ही करनी पड़ी, पर वह झूठी थी, इसी से टिक ना सकी। पीछे भूषण की अपनी उन राजाओं से विरक्ति हुई होगी। इनके शिवराज भूषण, शिवा बामणी और छत्रसाल दशक ये ग्रंथ ही मिलते हैं। इनके अतिरिक्त 3 ग्रंथ और कहे जाते हैं। भूषण उल्लास, फिर नोट कर लीजिए।
भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, ये तो नाम से ही पता लग रहे हैं फ्रेंड्स। वैसे फिर भी नोट कर लीजिए, जो कविताएं इतनी प्रसिद्ध है धर्म में, यहाँ यह कहना है कि वे कितनी ओजस्विनी और वीर दर्पणपूर्ण है। पृष्ठ पेशन मात्र होगा, यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि भूषण भी रस के ही कवि थे। इधर इनके दो चार कवि श्रृंगार के भी मिले हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं है। रीति काल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान रस, सॉरी फ्रेंड, गलती होगी थोड़ी पढ़ने, प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया है। कौन सा है फ्रेंड इनका अलंकार के रूप में? शिवराज भूषण। ये तो नाम से ही पता लग रहा है, वैसे भूषण का मतलब भी यही होता है अलंकार। पर रीति ग्रंथ की दृष्टि से अलंकार निरूपण के विचार से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है और उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर अधिकतर अव्यवस्थित है, व्याकरण का उल्लंघन प्राय है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप में बहुत बिगाड़े गए हैं और कहीं कहीं बिल्कुल गढ़त के शब्द के रखे गए हैं। पर जो कविता इन दोनों से मुक्त है वे बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली है। अब फ्रेंड्स हम ये भूषण के जो है उदाहरण कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके फ्रेंड्स। और मैं आपको एक बता देती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये कवि किस दरबार में रहते थे, या किस कवि की प्रशंसा में इन्होंने कविताएं लिखी हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और किसी भी तरह का दोहा पूछ सकते हैं, ये दोहा किससे कहा गया है। जैसे अली कली सी, ये बिहारी का दोहा था, ये पूछा जा सकता है ये किसको लिखा था उन्होंने और किस लिए लिखा था। ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए फ्रेंड मैंने आपको कहा है कि डीपली पढ़ाई कीजिए। और ये मैं साहित्य इसलिए आपको डीपली पढ़ा रही हूँ ताकि आपको लाइन वाइज लाइन पता चल जाए कि क्या कहाँ से क्या आ सकता है और कोई भी लाइन पूछी जा सकती है। जब आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे फ्रेंड्स, तो कहीं से कुछ भी आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं आपसे विदा लेती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड, तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। मैं आपके लिए इतना कर रही तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं फ्रेंड, कि मेरे लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती, बस इतना ही कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए।